हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका हम रिविजन कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, तो हम इसका कर रहे थे रिविजन। तो रिविजन में भी कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, जैसे एटम का जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले दिया गया था डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, यानी कि डाल्टन की जो थ्योरी थी, सॉरी, तो डाल्टन की थ्योरी क्या थी, क्यों जो है, क्या उसके ड्रॉबैक्स थे, उसके बारे में बात की थी हमने। फिर हमने बात की थी थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए बच्चों, इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं और अपना चैप्टर को पढ़ते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि मैटर जो है, कोई मैटर जिसे हम पदार्थ कहते हैं, अगर आपको मैटर डिफाइन करना हो तो आप मैटर कैसे डिफाइन करेंगे? मैटर यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। यानी कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है, और जिसका कुछ ना कुछ मास द्रव्यमान होता है, उसको ही हम मैटर कहेंगे। ठीक है, मैटर बनता है मॉलिक्यूल से मिलकर के, और ये जो मॉलिक्यूल है ये बनते हैं एटम से मिलकर के। तो पहले कहा जाता था एटम्स क्या है, इनडिविजिबल है, यानी कि इन्हें आगे हम विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो, फिर यहाँ पर हमने देख लिया था कि चार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो तीन चीजें समझ ली थी, जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1, अगर एग्जैक्ट हम लिखे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में। प्रोटॉन का है +1, एग्जैक्ट अगर हम लिखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन जो है वो होता है न्यूट्रल नेचर का, और उसका कोई भी चार्ज नहीं होता, उसका चार्ज होता है 0। वहीं अगर हम मास की बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। केजी में हम मास की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, जो कि है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो ग्राम में भी। ठीक है, चलो, फिर हमने देख लिया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये क्या कहता है कि एटम जो है, यानी कि एटॉमिक मॉडल से हमें पता क्या चलता है, एटॉमिक मॉडल जो है एटम के रिजेंबल, एटम को रिजेंबल करता है, यानी कि एटम कैसा होगा वो हम मॉडल में देखते हैं। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले आया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जहां पर उन्होंने कहा था कि यह मॉडल जो है इसको वाटरमेलन से कंपेयर उन्होंने किया था, कि जैसे वाटरमेलन है, उसका जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव स्पेयर है, और उसके जो सीड्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम है वो किसकी तरह है, वो वाटरमेलन की तरह है। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन बाद में जो है वो कई सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिस वजह से ये मॉडल फेल हो गया। फिर आया था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जो कि काफी हद तक सही भी था, इन्होंने काफी चीजें बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की जा रही थी, जो ये रेडियो एक्टिव सोर्स आपको दिख रहा है, इस रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की गई है थिन गोल्ड फॉइल पर। ये जो गोल्ड फॉइल है, अब हमें यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिली जब हमने पार्टिकल को स्कैटर किया सोर्स से। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ पार्टिकल्स, बहुत कम पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट कर रहे थे कुछ छोटे एंगल से, थोड़ा बहुत एंगल से। ठीक है, और मान लीजिए 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस आ रहा था, बाउंस बैक कर रहा था। तो ये 3 हमारे यहाँ पर मेन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो
इन ऑब्जर्वेशन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि एटम जो है वो सीधा क्यों जा रहे हैं, सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, सीधा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों एटम के अंदर जो है ज्यादातर स्पेस कैसा है, खाली है। दूसरी चीज, कुछ जो है वो कुछ एंगल से डेविएट हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम जगह पर है, जहां पर ये पार्टिकल जा करके बहुत कम पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा है जो 180 डिग्री से वापस आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है और एटम का जो भी मास है वो एक बहुत ही छोटी सी जगह पर है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा एस्टिमेटेड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power 10 to the power 5 times smaller than the radius of the atom. रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम है वो साइज में न्यूक्लियस से काफी बड़ा है। कितना बड़ा है, मान लो न्यूक्लियस और एटम के बीच का जो रेडियस है वो है 10 to the power 5, है ना। अच्छा, इसको हम कितना समझ सकते हैं, मान लो आपके पास 5 किलोमीटर रेडियस का एक बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड है। ठीक है, सर्कल में फुटबॉल ग्राउंड है या कोई सा भी ग्राउंड आप ले लो, लेकिन उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है। तो आप जानते हो 5 किलोमीटर रेडियस का जो ग्राउंड होगा वो कितना बड़ा होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब उस ग्राउंड के जो 5 किलोमीटर रेडियस वाला ग्राउंड है उसके बीचों बीच एक क्रिकेट बॉल रख दी जाए। ठीक है, फुटबॉल भी नहीं, एक क्रिकेट बॉल। अब क्रिकेट बॉल तो कितनी छोटी होती है, तो इतनी दूर से इतनी बीच में जो रखी जाएगी क्रिकेट बॉल, अगर हम थोड़ा दूर से देखते हैं तो वो दिखाई भी नहीं देगी हमें, इतनी छोटी होती है। तो इतना ही छोटा होता है न्यूक्लियस एटम से। अब आप समझ सकते हैं वो जो बड़ा सा फील्ड है यानी कि ग्राउंड है फुटबॉल का, वो हमारा क्या है, एटम है, और बीच में जो रखी हुई क्रिकेट की बॉल है वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। तो अब आप लगा लो न्यूक्लियस जो है इतना ज्यादा छोटा है एटम से। ठीक है, atoms have a positively charged nucleus where nearly all the mass of the atom reside। अब ये जो न्यूक्लियस है जो हमने कहा बहुत ही छोटा है, यहाँ पर पूरे एटम का मास रहता है, यानी कि एटम का जो भी मास है वो कहाँ पर रिजाइड करता है, वो इस न्यूक्लियस में ही रिजाइड करता है। दूसरी चीज इन्होंने कही, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। अब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस पर एक सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इसके अराउंड। जैसे कि मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। और न्यूक्लियस क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है एटम से अगर कंपेयर किया जाए तो जैसे आप यहाँ पर साइज देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि पूरा मास ही रहता है न्यूक्लियस में। और इसकी जो रेडियस है कितना, मान लो, चलो ये बाकी तो यहाँ पे दे ही रखा है इसका साइज के बारे में। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, पॉजिटिवली, जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दूसरी चीज, न्यूक्लियस जो है बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, और ये क्या, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। इतना ध्यान रखना है आपको, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ड्रॉबैक्स क्या थे कि ये मॉडल भी फेल हो गया। अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि हाँ इस मॉडल में तो काफी बातें सही थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, हाँ करते हैं रिवॉल्व। और दूसरी चीज, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है एटम से, ये भी सही कहा। ठीक है, तो अभी तक काफी चीजें सही भी हैं, लेकिन तो चलिए ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं कि क्यों ये मॉडल फेल हुआ।
ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजों को देखो, मॉडल फेल कब होता है, जब उससे बेहतर कोई मॉडल आता है या जब वो काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए तो ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल बिकॉज दे अंडरगो कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन विद रेडिएट एनर्जी causing them to lose energy and fall into the nucleus. This makes the atom highly unstable. It is against the fact that atoms are stable. तो अभी तक हमने पहले सबसे पहले थॉमसन मॉडल में पढ़ा था कि एटम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और हाँ एटम स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर स्टेबल नहीं होते तो वो क्या क्या होते, रिएक्टिव होते बहुत ज्यादा, है ना। अब हर एटम क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है और अपनी लोवेस्ट एनर्जी में रहना चाहता है। अगर एटम अपनी लोवेस्ट एनर्जी में रहेंगे तो वो स्टेबल रहेंगे, अगर हायर एनर्जी में रहेंगे तो स्टेबल नहीं रहेंगे, अनस्टेबल फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये है इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर पाथ में तो रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन रिवॉल्व कैसे करेगा, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये एनर्जी क्या करता रहेगा, लूज करता रहेगा, तो अपने से नीचे नीचे आता रहेगा, इस तरीके से आता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये न्यूक्लियस पर गिर जाएगा, अपनी सारी एनर्जी को लूज कर देगा और न्यूक्लियस पर गिर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर गिरेगा तो वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा हाईली अनस्टेबल। ठीक है, और इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हालांकि इसके बाद का जो मॉडल है उसमें ये बातें काफी अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आप ये पॉइंट नोट करिए कि ये इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा जिस वजह से एनर्जी लूज हो रही है, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, न्यूक्लियस पर गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए तो ये तो हो गए थे ड्रॉबैक। अब बात करते हैं एटम के स्ट्रक्चर की, थोड़ा न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन एंड इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। 1932 में सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। इसमें कोई चार्ज नहीं है, जीरो ये होता है, यानी कि न्यूट्रल ये होता है। दे आर सीन इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये जो है सारे ही एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, न्यूट्रॉन हैज अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन के पास प्रोटॉन के बराबर का मास होता है, जो कि कितना होता है, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इतना मास न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, जो प्रोटॉन का भी होता है, इतना प्रोटॉन का भी मास होता है। सो द मास ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो किसी भी एटम का जब हमें मास निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन गिव्स मास ऑफ एटम। एटम का मास निकालना हो तो प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर लेंगे, जो कि नियरली इक्वल होते हैं। ठीक है, लगभग क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी तक हमने डिस्कवरी पढ़ ली है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की रदरफोर्ड ने, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, एंड न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर हमें एक एटम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो एटम के स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, बीच में एक न्यूक्लियस है, डेंस न्यूक्लियस। अब इस डेंस न्यूक्लियस में सारे एटम का मास रिजाइड करता है, रहता है। अब इस न्यूक्लियस में है क्या, जब पूरे न्यूक्लियस का मास इसमें है तो मास है क्या, मास है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यहीं पर रहते हैं।
बाकी इलेक्ट्रॉन मास में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 2000 गुना कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से, या प्रोटॉन के मास से हम सिंपली कहेंगे 2000 गुना कम होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट ही करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए इतना नोट कीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं, जबकि हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के बारे में पढ़ लिया है। चलिए, it is the total number of proton present in the nucleus of an atom। एटॉमिक नंबर क्या है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पर कार्बन में कितने हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6 होगा। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें, कोई एक एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 17 होगा। किसी के न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स जो है वो 20 हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर Z जो है किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, यानी कि जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो सिंपली अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में Z की वैल्यू दी हुई है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने इसमें प्रोटॉन्स हैं, तो आपको क्या करना है? Z की जो वैल्यू दी गई है वही आपको प्रोटॉन्स में रख देनी है। तो ये काफी इजी हो जाएगा। ये कंफ्यूजिंग होता है बहुत सारे बच्चों के लिए अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। वहीं अभी हमने मास के बारे में पढ़ा था, है ना, मास नंबर के बारे में पढ़ा था। तो मास नंबर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं ए फॉर एटॉमिक नंबर, तो इसे ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा और मास नंबर को जेड से। नहीं, ऐसा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों क्या है? अपोजिट एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आते हैं, प्रोटॉन्स प्लस साथ में आते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर किसके बराबर है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बराबर है। ठीक है, अच्छा कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। ठीक है, लेकिन क्या ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर है एटॉमिक नंबर? तो देखो बच्चों, ये वैसे हम हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे, क्लास 10th में हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं इसको। तो देखो, जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन्स के बराबर तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होता है। यानी कि प्रोटॉन्स हटा करके हम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, लेकिन केवल न्यूट्रल एटम के केस में। अगर कोई एटम जो है वो न्यूट्रल है, कोई एलिमेंट क्या है? न्यूट्रल है, तो उस केस में एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। लेकिन अगर जो हमारा एटम है वो कैसा है? वो न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल ना हो करके वो कैसा है? वो कैटायन है या एनायन है, यानी कि उसमें कोई चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज हो, वो नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज है, अगर उसमें कोई चार्ज है तब एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। वैसे हम आगे इसे देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इससे रिलेटेड।
तो चलिए फिलहाल आपको इतना नोट कर लेना है। ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मास नंबर की बात की जा रही है। जैसे अभी हमने कहा, मास नंबर का फॉर्मूला क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, वही क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक है, तो मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मास प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही है। ठीक है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की वजह से ही मास है, इलेक्ट्रॉन का इसमें कोई रोल नहीं है। क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर कोई रोल नहीं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है, तो इसे बच्चों न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। ठीक है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें, ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, एक साथ क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एटम का मास है वो रिजाइड करता है उसके न्यूक्लियस में। हम बात करें, मास ए ऑफ एल्यूमिनियम इज 12 U। एल्यूमिनियम का जो मास है वो कितना है, 12 U है। 12 U क्यों है इसका मास, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, इसीलिए तो 12 हुआ होगा। अब जैसे एल्यूमिनियम का मास है 27, तो 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर ये फाइंड करना होगा। अच्छा, उससे पहले आपको लिखना आना चाहिए। मान लो ये हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स। ठीक है, कोई एलिमेंट है एक्स, कहाँ पर आप इसका एटॉमिक नंबर लिखोगे, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाएगा और मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कैसे भी आप लिख लो, लेफ्ट साइड लिख लो, राइट साइड लिख लो, दोनों क्या है, करेक्ट है। कई जगह पर आपको ऐसा लेफ्ट साइड वाला दिखेगा, कहीं जगह पर आपको राइट साइड वाला दिखेगा, लेकिन हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा Z यानी कि एटॉमिक नंबर, और सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा A यानी कि मास नंबर। ठीक है, जैसे अगर कार्बन की बात करें तो कैसा लिखा जाएगा, हमेशा ऐसा लिखा होगा, या हो सकता है ऐसा लिखा हो, या हो सकता है ऐसा लिखा हो, या हो सकता है ऐसा लिखा हो। ठीक है, तो ये सारे ही केसेस सही हैं। अब इन केसेस में है क्या, नीचे क्या लिखा गया है, नीचे लिखा गया है हमारा एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा गया है मास नंबर। ठीक है, चलो अगला एक पॉइंट और है यहाँ पर, इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर रिटर्न एज, कैसा लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और बीच में जो है बच्चों हम उसका सिंबल लिखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के लिए Al लिखा गया है, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए N लिखा गया है। ठीक है, एलिमेंट का जो भी सिंबल है वो लिखेंगे, नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ऊपर हम मास नंबर लिखेंगे। ठीक, क्लियर, नोट कर लीजिए इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आइसोटोप्स के बारे में। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होता है, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, सिंपल, यानी कि देखो बच्चों, है तो एलिमेंट तो सेम ही है, तो सेम एलिमेंट है तभी तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर कार्बन की एग्जांपल, देखो कार्बन वाला एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है, सेम है, क्योंकि हम सेम एलिमेंट ले रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर किसी भी हाल में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर जो मास होता है, मास अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस कार्बन का मास है 12 और इस कार्बन का मास है 14। तो आइसोटोप्स जिनमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन मास नंबर कैसे होता है, डिफरेंट होता है।
ठीक, चलिए तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, जहाँ पर हाइड्रोजन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो वो तो सेम है सब में, लेकिन मास नंबर अगर देखोगे तो प्रोटियम में है 1, ड्यूटेरियम में है 2 और ट्रिटियम में है 3। ठीक है, क्लियर। क्लोरीन में अगर आप देखो तो क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 17 और क्लोरीन यानी कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अब ये जो अलग अलग क्लोरीन है, यानी कि इसका मतलब है 2 तरह के क्लोरीन जो है वो मिल रहे हैं हमें। ठीक है, अब इनके मास जो हम एग्जैक्ट मास लेंगे, जैसे जो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें हमने एलिमेंट्स को रखा हुआ है, वो जो पीरियोडिक टेबल है वहां पर कौन सा वाला मास नंबर लिया जाए, 35 वाला या 37 वाला, कौन सा वाला मास नंबर हम लेंगे, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि 35 वाला लेना चाहिए या 37 वाला लेना चाहिए। तो हम ये डिसाइड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं, एवरेज जो आता है वो हमारा क्लोरीन का मास हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा 35.5 है क्लोरीन का मास, तो वो एवरेज निकाल के है। कैसे निकालेंगे, खैर उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए आइसोटोप्स के बारे में। अच्छा, अगर हम आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मास नंबर में डिफरेंस होता है ना, सिर्फ मास नंबर अलग अलग होते हैं। तो मास नंबर में तो 2 चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या चेंज हो रहा है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, किसकी संख्या बढ़ रही है। जैसे मान लो ये कार्बन है, इसमें 12 इसका एटॉमिक मास नंबर है, और दूसरे वाले कार्बन का मास नंबर है 14। ठीक है, तो दो दो का डिफरेंस आ रहा है ना, एक में 12 है एक में 14 है, यानी कि 2 न्यूक्लियॉन्स इसमें बड़े होंगे। तो 2 न्यूक्लियॉन्स में से बड़ा कौन होगा, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, क्या बड़ा होगा, क्या आप बता सकते हैं इसे। तो देखो बच्चों, दोनों न्यूक्लियॉन्स में से प्रोटॉन तो बिल्कुल भी नहीं बड़ा होगा, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ता तो क्या बढ़ता, नीचे का एटॉमिक नंबर भी बढ़ जाता है ना। तो प्रोटॉन नहीं बढ़ता कभी भी, क्या बनता है, बढ़ता है हमेशा न्यूट्रॉन की संख्या में जो है चेंज आता है, उसकी संख्या वेरी करती है न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो यहाँ पर 12 एटॉमिक मास, सॉरी 12 मास नंबर जहां पर है वहां पर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, लेकिन 14 मास नंबर जहां पर है वहां पर प्रोटॉन तो केवल 6 हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो बढ़ गए हैं, 2 न्यूट्रॉन और आ गए हैं, पहले 6 थे अब 2 और आ गए हैं न्यूट्रॉन। कितने हो गए हैं टोटल, 8 हो गए हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब ये हर केसेस के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन के लिए है, देखो कार्बन का तो स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, कार्बन 12 का और कार्बन 14 का। कार्बन 12 में आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस वाले में देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है, जबकि दूसरे वाले में 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है। वहीं अगर हम क्लोरीन के केस की बात भी करें तो यहाँ पर भी जो है 2 न्यूक्लियॉन्स एक्स्ट्रा है यानी कि ज्यादा है ना, जिस वजह से मास नंबर बढ़ रहा है। तो वो जो 2 न्यूक्लियॉन्स हैं जो ज्यादा हैं वो न्यूट्रॉन्स ही होंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स नहीं होंगे, क्योंकि प्रोटॉन का मतलब क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो ये बराबर होता है जेड का। तो अगर प्रोटॉन में चेंज आता है तो जेड में भी चेंज आएगा, प्रोटॉन अगर ज्यादा होता है तो जेड भी ज्यादा होता है। ठीक है, अब जबकि हमें पता है यहाँ पर तो जेड बराबर है दोनों दोनों केसेस में, तो इस वजह से हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, इस वजह से ऐसा होता है कि यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा आते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब इन्हें नोट कर लीजिए आइसोटोप्स को, और एग्जाम्पल भी आपको नोट कर लेने हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।